नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है मुंबई के बारे में। मुंबई में आपने सुना होगा कि एक नया प्रोजेक्ट चल रहा है, न्यू मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये देखिए, ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये महाराष्ट्र के अंदर है, नवी मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये जो पिंक कलर का जो एरिया दिख रहा है, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट आएगा और उसके आसपास के जो एरिया हैं, जो ये एग्जिस्टिंग जो अभी ग्रीन कलर का जो एरिया है वहाँ पर ऑलरेडी सिटी बन गया है, लेकिन ये जो पिंक कलर का जो एरिया है वहाँ पर नया सिटी बनने जा रहा है, जिसको कोई कोई लोग महा मुंबई बोल रहे हैं, कोई कोई लोग तीसरी मुंबई बोल रहे हैं। इसका ऐसा कोई ऑफिशियल नाम नहीं है। कोई कोई लोग नैना भी बोल रहे हैं। न्यू न्यू मुंबई मीन्स नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस एरिया, नोटिफाइड एरिया, या इस तरह से अलग अलग नाम से लोग पुकार रहे हैं। और इसके लिए पहले लोग बोल रहे थे कि सिडको जो है वो इस एरिया को डेवलप करेगा, लेकिन इसके बाद अभी लेटेस्ट में ऐसा बोला गया है कि सिडको के अंदर और एक अथॉरिटी बनेगी सिडको की बिल्डिंग में, जो कि पहले सिडको की स्टार्टिंग में वो सिडको की ऑफिस यूज़ करेगी और उसके बाद उसका खुद का ऑफिस भी बनेगा। अभी वो सब कॉम्प्लेक्सिटी में जाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि क्या आपको अगर लोगों ने बोला होगा कि यहाँ पर इस एरिया में बहुत सस्ते भाव में, बहुत सस्ते दाम में ज़मीन उपलब्ध है, ऐसा बोल रहे हैं। और वो ज़मीन आपको शायद एक गुंठा, मतलब कि 1000 स्क्वायर फीट के अंदाज से मैं बता रहा हूँ, एक अंदाज से अप्रोक्सीमेट फिगर बता रहा हूँ कि 1000 स्क्वायर फीट का एक गुंठा वो लोग 2-2.5 लाख में देने के लिए तैयार हैं। ऐसा आपको एडवर्टाइजमेंट में, ट्रेन में, न्यूज़पेपर में, एसएमएस के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, ऐसे अलग अलग माध्यम से आपको इसके बारे में जानकारी मिली होगी। और आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने इसमें लैंड में पैसा अपना इन्वेस्ट भी किए होंगे और अच्छे रिटर्न्स की, अच्छे उसमें आपको पैसे अच्छे आपके ग्रो होंगे, ऐसा आपने सोचा होगा। तो क्या ये सच बात है? क्या ये ऐसा हो सकता है कि आप एक एक 1000 स्क्वायर फीट से लेकर के ज़्यादा 2000, 5000, 10,000, 20,000 स्क्वायर फीट लेके रखेंगे और आगे जाके इसका आपको अप्रिसिएशन मिलेगा? मतलब अभी जो है 2,50,000 के आसपास का जो एक घंटा है वो आपका 75 लाख रुपए तक जाएगा, या 30 लाख तक जाएगा, या कम से कम 20-25 लाख तक जाएगा। क्या ये नियर फ्यूचर में ये पॉसिबल है? क्या आपको ये स्टेप लेना चाहिए? तो मैं इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया हूँ, काफ़ी मैंने प्रोजेक्ट्स मीन्स जो इसके माध्यम होते हैं उसमें मैं गया, खुद से मैंने सब स्टडी किया। पहले मैंने कुछ ट्रांजेक्शन्स भी किए, छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स किए। तो उसमें मुझे क्या क्या अड़चन आई, क्या क्या मुझे चैलेंजेस फेस करनी पड़ी, और इसमें सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ा फ्रॉड, या सबसे बड़ा आपको कहा जाए तो लाइफ टाइम की आपकी इनकम इसमें कैसे वाइप आउट हो सकती है, इसके बारे में मैं आपको एक चेतावनी या एक सूचना या एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ठीक है। अब क्या हुआ कि काफ़ी लोगों ने अलग अलग, जैसे एक कंपनी के पास हम जाते हैं, फिर वहाँ से दूसरी कंपनी का रेफरेंस मिलता है, ऐसे करते करते कुछ फ्रेंड्स लोग से रेफरेंस मिलते हैं। तो मुझे पहले स्टार्टिंग में पता चला कि टोटल 32 विलेजेस सिलेक्ट हुए हैं। ये 32 विलेजेस मतलब एक्चुअल में वो विलेजेस हैं जो कि नवी मुंबई से पास में है, मीन्स ड्राइविंग करके आप जल्दी पहुंच सकते हैं। और बिकॉज ऑफ अटल सेतु, जो कि एक बड़ा सी के ऊपर, दरिया के ऊपर सेतु, जो ब्रिज बना है, अटल सेतु, जिसकी लंबाई लगभग लगभग एक कितने किलोमीटर है, 16 समथिंग किलोमीटर है, 16 या 22 किलोमीटर है टोटल। तो कुछ उसमें कुछ हिस्सा मुंबई में है, कुछ हिस्सा नवी मुंबई में है, और कुछ हिस्सा उसका दरिया में है। मीन्स एक ऐसा सेतु बनाया जिसका टोटल आई थिंक लंबाई 16 से 22 किलोमीटर है, एग्जैक्टली मुझे फिगर पता नहीं है, बट बहुत लंबा सेतु बनाया है, अटल सेतु। उस सेतु का भी उद्घाटन हो गया है, वहाँ से व्हीकल्स भी पास हो रहे हैं। मुंबई से लेके, मीन्स मुंबई में शिवड़ी से लेकर के नवी मुंबई में उल्वे तक ये सेतु बन गया है और वहाँ से लोग आना जाना कर सकते हैं।
जैसे वाशी में अभी मानखुर्द से लेकर वाशी में जो ब्रिज पुराना बन गया है और अभी नया ब्रिज भी उसके बाजू में बना है, वैसे ही अटल सेतु का जो ब्रिज है वो बन गया है और रेडी हो गया है। प्लस जो ट्रेन की जो फ्रीक्वेंसी थी वो अभी बढ़ गई है और वो उसकी लंबाई जो है वो अभी उल्वे तक, सॉरी उल्वे तक तो पहले थी, उल्वे से आगे द्रोणागिरी, द्रोणागिरी से और आगे लास्ट में नावाशेवा और उरण तक भी पहुंच गई है। मीन्स एंडिंग पॉइंट उरण तक है और उरण तक ट्रेन जाना और आना, उरण से जाना और आना अभी संभव हो गया है। मतलब ट्रेन से आप नवी मुंबई में आकर ट्रेन चेंज करके अप टू उरण आप ट्रेन से, लोकल ट्रेन से आप आना जाना कर सकते हो और दिन भर विद इन 20-25 मिनट्स के वेटिंग टाइम में आपको ट्रेन आना जाना चालू है। मीन्स उरण तक जा सकते हो और उरण से ट्रेन में आ सकते हो। तो ये भी एक अच्छा डेवलपमेंट है। प्लस नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट है वो भी अभी ऑलमोस्ट रेडी है, उसके ऊपर ट्रायल्स चल रहे हैं। अभी ट्रायल्स में कुछ सक्सेस भी मिला है। एक एरोप्लेन ने लैंड, पहले एक एरोप्लेन ने वहाँ का सिग्नलिंग सिस्टम चेक करने के लिए वहाँ से उड़ान ली थी, मीन्स वहाँ से नहीं लैंडिंग की थी, वहाँ से वो ऊपर से उड़ के गया था और वो सिग्नलिंग सिस्टम सही था। इसके बाद एक अपने एयरफोर्स के विमान ने भी वहाँ पे लैंडिंग की सक्सेसफुल, और वो भी सक्सेसफुल हुआ, उसके भी सिग्नल्स बराबर वहाँ से कैच हो रहे थे। तो अभी फिनिशिंग वर्क चल रहा है। फिनिशिंग वर्क करते करते और एक साल निकल जाएगा ऐसा अंदाज लगा रहे हैं। एक साल के अंदर अंदर आपको वहाँ से फ्लाइट्स उड़ने के लिए और लैंडिंग होने के लिए रेडी हो जाएंगी। लेकिन स्टार्टिंग में बोल रहे हैं कि सिर्फ लॉजिस्टिक्स के लिए वो यूज़ होगा। स्टार्टिंग में वहाँ से गुड्स या लॉजिस्टिक्स जो है वो जो अभी प्रेजेंट मुंबई से हो रहा है वो अभी नवी मुंबई से होना स्टार्ट होगा। कब होगा उसका कुछ अंदाज़ा नहीं है, बट अभी 2025 चल रहा है, फरवरी मंथ है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये 2025 एंड होने के पहले वहाँ पे लॉजिस्टिक्स वाला एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। और वो एयरपोर्ट मुंबई के एयरपोर्ट से के मुकाबले भी काफ़ी बड़ा है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। अब उस एयरपोर्ट के आसपास का जो एरिया है, जैसे कि पुष्पक नगर हो गया पनवेल में, और इधर उल्वे साइड में जो है वो सारा एरिया अच्छा खासा डेवलप हो गया है। वहाँ पे प्राइस भी अभी इंक्रीज हो रहे हैं और ऑलरेडी इंक्रीज हैं, पहले से इंक्रीज हैं और उसके मुकाबले और भी इंक्रीज होने की शक्यता है, काफ़ी शक्यता है। जहाँ पे शॉप्स और ऑफिसेस और बैंक्स, हॉस्पिटल्स, फ्लैट्स ये सब अवेलेबल हैं और लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। अब फिर से हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि लैंड का टॉपिक है। वो लैंड जो है एयरपोर्ट से फिर आगे की तरफ जो गांव है, पहले मैंने बोला कि 32 विलेजेस का एक लिस्ट मुझे बताया गया था। 32 विलेजेस में से 32 विलेज में से 26 जो है विलेजेस, वो गांव वो उरण क्षेत्र में आते थे और 6 गांव है पनवेल क्षेत्र में आते थे। उरण और पनवेल वो दोनों भी पास पास के एरिया हैं, मीन्स दोनों ही पास पास के तालुका हैं, उरण तालुका और पनवेल तालुका दोनों ही एकदम पास पास में है और दोनों से ही नवी मुंबई का एयरपोर्ट कनेक्टेड है और ट्रेन कनेक्टिविटी और रोड कनेक्टिविटी भी अच्छी है। अब उस विलेजेस का क्या हुआ, तो फिर वो लिस्ट है ना और एक्सपांड हुआ और एक्सपांड होके अभी वो 32 विलेजेस का वो लिस्ट बढ़ के 100 के ऊपर गया। मतलब अराउंड 110-120 विलेजेस उसमें इंक्लूड किए हैं। 110-120 विलेजेस में से कुछ पनवेल में है, कुछ उरण में है और कुछ पेंट तालुका में है। अब पेंट तालुका भी इसमें आ गया। कैसे? पेंट तालुका बहुत दूर है, मीन्स पहले आपका पनवेल या उरण तालुका पहले आएगा और उससे और फिर थोड़ा डिस्टेंस के बाद पेंट तालुका आएगा और पेंट तालुका जो है उसके बाद फिर अलीबाग का आपका एरिया चालू हो जाता है। तो कुछ कुछ लोग अभी पेंट तालुका में भी ऑफर कर रहे हैं कि ये लैंड अवेलेबल है। अब आपको इतनी सारी पॉजिटिव जानकारी तो मिल गई, ठीक है, इससे आपका मन तो हो रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग भी कुछ अपॉर्चुनिटी देखें, इन्वेस्टमेंट करें, अपना इंक्रीज करें अपना कैपिटल को। अब इसमें आपको ड्रॉबैक्स मीन्स आपको सावधानियाँ क्या रखनी चाहिए और किस तरह के फ्रॉड लोग कर रहे हैं इसके अंदर। देखो, सबसे पहली बात ये है कि हम लोगों को जो है नॉर्मल जिसका इनकम है, कुछ अमाउंट और कुछ सेविंग्स होता है, हम लोगों को लैंड का लेन देन हमने बाप दादा के ज़माने से सीखा नहीं है। अपने बाप दादा के ज़माने में कुछ अलग तरीके से व्यवहार था, तो उस टाइम पे कुछ लिखा पढ़ी होती थी, कुछ अलग होता था, लेकिन अभी मामला सब अलग है, गड़बड़ हो गया है। तो अभी बहुत सारा स्ट्रिंजेंट लॉज है। तो सबसे पहले तो आप खुद, अगर आपके पास एग्रीकल्चर
का सर्टिफिकेट है, मीन्स आप ऑलरेडी कहीं पे एग्रीकल्चर लैंड में आपका नाम है और ये प्रूव हो गया कि हाँ आपके पास एग्रीकल्चर ज़मीन है पहले से, तो आप एग्रीकल्चरिस्ट हो गए। तो आप एग्रीकल्चरिस्ट होने के पुरावा देने के बाद आप एग्रीकल्चर का ज़मीन लेने के लिए आप हकदार होते हैं। अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है, मीन्स इंडिया में आपका कहीं भी एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, एक छोटा सा भी लैंड नहीं है, तो आप एग्रीकल्चरिस्ट नहीं हो, तो आपको वो प्रूफ करना पड़ेगा। या तो आपके पास ऐसा होना चाहिए, या तो आपके मदर या फादर के पास ये प्रूफ होना चाहिए। अगर मदर या फादर के पास भी ये प्रूफ है तो आप वो भी दिखा के बता सकते हो कि मैं एक एग्रीकल्चरिस्ट का बेटा हूँ या बेटी हूँ, तो मैं भी एक एग्रीकल्चरिस्ट हो गया, तो मैं वो लेने के लिए हकदार हूँ। अदरवाइज इन लोग क्या करते हैं, आपको एक फ्रॉडुलेंटली या एक बाईपास करके मध्य प्रदेश या राजस्थान से एक छोटा सा, मतलब एक समझो ना कि एक लैंड में 1 लाख में से एक हिस्सा, 1 लाख पार्ट में से, मतलब डिवाइडेड बाय 1 लाख में से एक हिस्सा, 1/1 लाख, या फिर 2/2 lakhs, या फिर 10/8 lakhs या 9 lakhs, इतने पार्ट का एक एग्रीकल्चर का जमीन आपके नाम पे करके आपसे उसका पैसा लेके वहाँ पे जो भी अथॉरिटी होती है जमीन का रिकॉर्ड रखने वाली, वहाँ से एक फर्जी सर्टिफिकेट, मतलब फर्जी बोल सकते हैं ना, आप एग्रीकल्चरिस्ट नहीं हो बट फिर भी आपके नाम पे सर्टिफिकेट आ रहा है, 2-3 महीने में वो बन के आ रहा है, तो वो बना के ये लोग यहाँ पे लगाते हैं एज अ एग्रीकल्चरिस्ट। तो अगर आपको वो रिस्क लेना है तो ले सकते हो, बट मैं एडवाइस नहीं करूँगा कि आप वो मध्य प्रदेश या राजस्थान वाला, अब आपको जेन्युइननेस पता नहीं है वो कहाँ से सर्टिफिकेट, उसका सोर्स कौन है, वहाँ पे कोई प्यून बैठ के ये सर्टिफिकेट बना के स्टैम्प मार के दे रहा है, क्योंकि वो प्लेन पेपर पे एक सर्टिफिकेट होता है जिसका कोई मेरे हिसाब से तो कोई वैल्यू नहीं है, बट यहाँ पर महाराष्ट्र में वो एक्सेप्ट हो जाता है क्योंकि उसका भाषा हिंदी में होता है, तो हिंदी मराठी का लिपि तो ऑलमोस्ट सेम है, तो कोई भी पढ़ सकता है, उसमें आपका नाम वगैरह सब कुछ मेंशन रहता है, तो वो एक रिस्क फैक्टर है। चलो वो भी मान लिया, लेकिन स्टार्टिंग आप कैसे करेंगे, तो ये लोग क्या करते हैं, जब आपको लैंड दिखाने के लिए लेके जाते हैं तो एक बैरन, एक खुला एरिया होता है, या तो अगर बारिश के टाइम पे गए तो वहाँ पे पानी भरा हुआ रहता है, या तो वहाँ पे थोड़ा बहुत चावल का खेती हो रहा होता है। चावल का खेती का अगर स्टार्टिंग का टाइम है तो उसमें खेती लगाया जाता है, और अगर एंडिंग ऑफ सीजन है, मतलब बारिश खत्म होने का टाइम आ गया, तो वहाँ पे चावल का काफ़ी ऊंचा ऐसे खेत बन जाता है। और अगर मई महीने में गए, मतलब ऐसे ड्राई मंथ में गए, तो वो चावल काट के उसके बाद जो बचता है छोटा छोटा चावल का जो है वो पड़ा रहता है, उसको या तो आग लगा के वो पूरा काला काला हो गया रहता है, राख हो गई रहती है, या तो फिर वो ऐसे ही छोड़ा हुआ रहता है और वो पानी सूख के पूरा वो जमीन ड्राई होता है। और प्लस क्या है, ये कभी भी आप जाओगे तो आपको जो जमीन है वो रोड पे नहीं मिलेगी, रोड वाली सारी जमीन जो है वो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज में, नाम नहीं लेना चाहता, इंडिया की फर्स्ट टॉप मोस्ट जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट उन लोगों ने या उनके कुछ कंपनीज, ग्रुप कंपनियों ने वो ऑलरेडी अपने नाम पे कर चुके हैं। तो या तो कोई लॉजिस्टिक्स कंपनियों ने लेके रखे हैं, या तो कोई बड़े बड़े पार्टीज ने, अभी कौन सी पार्टीज है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बड़ी पार्टियां होती हैं उन्होंने लेके रखी। तो रोड के साइड में तो आपको मिलना मुश्किल है, लेकिन रोड से एक एक एग्रीकल्चर लैंड, दूसरी तीसरी चौथी ऐसे छोड़ के चौथी या पांचवी लैंड या 10वीं लैंड भी हो सकती है रोड से डिस्टेंस में, और वहाँ तक जाने के लिए कोई रोड नहीं होता है, पैदल जाना पड़ता है। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है, एक समझो एक एरिया है, वहाँ पे मैं खेती कर रहा हूँ और बाजू में मेरा दूसरा भाई खेती कर रहा है, तो दोनों के खेत के बीच में इतना एक चलने की जगह छोड़ते हैं और उसको थोड़ा सा ऊंचा बनाते हैं ताकि उसके ऊपर पानी इकट्ठा ना हो, मतलब जमीन के लेवल से कुछ 2-3 फुट ऊंचा बनाते हैं, उसके ऊपर से चल के आपको जाने को मिलेगा, या तो फिर बाइक वगैरह का कुछ सुविधा हो या कुछ और सुविधा हो, वहाँ से आप जा सकते हो। मतलब वो जरूरी नहीं कि आपको जो लैंड दिखाते हैं वही लैंड एक्चुअली में आपके नाम पे होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आपको दिखा देंगे ऐसे ऐसे लैंड है, मतलब यहाँ पे खड़े रहो और यहाँ से लेके ऐसे 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर दूर आपको लैंड दिखाएंगे कि वो पेड़ दिख रहा है, इस स्मॉल से इसका पेड़ है, इसके बाजू में ये झोपड़ी जैसा है, उसके बाजू में आपकी लैंड है, जैसे बताएंगे। चलो वो भी मैं मान लिया कि आपने दूर से देख लिया, तसल्ली कर लिया कि लैंड है, मतलब लैंड तो मिलेगी मुझे, लैंड है। अच्छा, लैंड मिलने के बाद वो आपके नाम पे होगी, उसका प्रोसेस जो है वो किसी को पता नहीं होता है, वो अपने को उनके भरोसे पे रहना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको वो लैंड दिखा के आएंगे, अपने ऑफिस में लेके आएंगे, वापस ऑफिस में लेके आएंगे, बड़ा सा स्क्रीन लगाएंगे, उस स्क्रीन के ऊपर आपको वो लैंड गूगल मैप से दिखाएंगे,
और फिर आपको कंपैरिजन करके बताएंगे। कैसा कंपैरिजन करेंगे वो बताएंगे आपको। उल्वे का ज़मीन बताएंगे और उसको बोलेंगे कि अभी हम लोग गूगल में ईयर सिलेक्ट करते हैं। गूगल अर्थ होती है जो, गूगल अर्थ नाम के सॉफ्टवेयर में वो लोग ईयर सिलेक्ट करते हैं कि अभी 2025 चल रहा है तो हम 20 साल पहले जाते हैं, पीछे जाते हैं। 20 साल पीछे जाएंगे तो 2005 का क्या पोजीशन था, या 30 साल पीछे जाएंगे तो 1995 में क्या पोजीशन था, वो पोजीशन में लाके वो गूगल अर्थ को रखेंगे और दिखाएंगे देखो अभी 1995 में कैसा दिख रहा है लैंड, अभी 2025 में वापस लेके आते हैं तो कैसा दिख रहा है। तो कुछ नहीं था पहले, एकदम प्लेन था, अब कैसा दिख रहा है आपको, एकदम पूरा डेवलप हुआ है। तो वो कंपैरिजन दिखाएंगे कि 1995 में वहाँ पे क्या भाव था स्क्वायर फीट का, 10-15 रुपया था, अभी स्क्वायर फीट का क्या भाव हो गया है, 5-6 हज़ार हो गया। तो वो एक कंपैरिजन, बड़ा कंपैरिजन करके बताएंगे, पनवेल का कंपैरिजन करके बताएंगे, अलग अलग एरिया का बताएंगे। तो वो सही बात है कि कोई भी लैंड आप 2000 अभी 25 है तो 20 साल 25 साल 30 साल पहले जाके देखेंगे तो वो पूरा बैरन लैंड होता है। और नवी मुंबई में यही होता है, बैरन लैंड होता है, उसको फिर डेवलपमेंट किया जाता है और वो डेवलपमेंट का एक साइकिल रहता है। तो अभी जो जो एरिया में आप लैंड लेने वाले हो, नवी मुंबई में, तीसरी मुंबई में, महा मुंबई में, जो भी एरिया में आप लेने वाले हो उसका वो सब दिखा के आपको बोलेंगे कि आज ही आप इसका बुकिंग कर दो। आपको एक छोटा सा अमाउंट देके बुकिंग करना है 11,000 का या 10,000 का। तो आपसे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लिया जाता है या चेक से या ऑनलाइन जीपे किया जाता है, जैसे भी आपसे एक बार बुकिंग अमाउंट ले लिया जाता है कि 10,000 11,000 कुछ तो अमाउंट आप डिपॉजिट कर दो। अब सपोज करो आपने एक गुंठा लिया है, मतलब 1000 स्क्वायर फीट लिया है। एक्चुअली एक गुंठा मीन्स होता है अराउंड 1070 या 1060 स्क्वायर फीट होता है, बट 1000 स्क्वायर फीट हम समझ के चलते हैं। तो 1000 स्क्वायर फीट का आपने एक गुंठा लिया है, 2.5 लाख रुपए का लिया है, तो आपसे 10-11 हज़ार ले लिया जाएगा। मतलब आप एक बार बुक हो गए वहाँ पे, मतलब आप अभी अपना माइंड चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद विद इन 10 डेज 15 डेज 20 डेज आपको और भी अमाउंट मांगे जाएंगे कि अभी आपको और नेक्स्ट पेमेंट कब करोगे। ऐसे करते करते आपसे ऑलमोस्ट 2.5 लाख में से 1-1.5 लाख रुपया पहले ही ले लेंगे, या 50,000 तो ले ही लेंगे कैसे भी करके, क्योंकि 10-11 हज़ार में आपका सिर्फ बुकिंग हुआ है। आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। तो सपोज करो, मान लो कि आपने 2.5 लाख की ज़मीन के अगेंस्ट में आपने 1 लाख का पेमेंट कर दिया। अब वो 1 लाख का पेमेंट कहाँ गया, ये आपका सवाल है ना। आपने किसको पेमेंट किया, आप फार्मर को तो पेमेंट करोगे नहीं, क्योंकि ये जो है मिडिल मैन्स या जो भी कॉर्पोरेट्स हैं या जो भी कंपनीज हैं, जो भी आप उसको XYZ नाम दे दो, XYZ नाम देंगे। आपने XYZ के अकाउंट में आपने 10,000 रुपीज़ पेमेंट किया, उसके बाद नेक्स्ट पेमेंट आपने 50,000 किया। अब वो सब अमाउंट उनके पास जमा हुआ और उस अमाउंट से वो लोग अपना खर्चा चलाते हैं। अब कौन सा खर्चा उनको चलता है, उनका पेट्रोल रहता है, मतलब वो गाड़ी से आपको घुमाते हैं, लैंड दिखाते हैं, वो सब खर्चा रहता है। फिर उनके अंडर में एम्प्लॉयज़ होते हैं जो टेलीकॉलर्स होते हैं, उनका पेमेंट रहता है, उनका रेंट पेमेंट होता है, उनके AC का बिल होता है, इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज होता है, वॉचमैन का, पियून का, चाय पानी का, क्योंकि आपको अच्छे से वो लोग चाय पानी नाश्ता सब सैंडविच वगैरह खिला के भेजेंगे, तो वो सारा खर्चा उसमें से निकल जाएगा। तो इसका मतलब वो पेमेंट आपका फार्मर के अकाउंट में नहीं गया है। अब फार्मर की साइड से हम सोचते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो 120 या जो भी विलेजेस हैं, एक एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं मालूम है, कमेंट में आप बताइए। तो मोर देन 100 विलेजेस हैं, जो पहले 32 विलेजेस का लिस्ट आया था वो भी पकड़ो, तो उसमें से हार्डली 1% लोग, मतलब वो फार्मर लोग, क्योंकि लैंड तो फार्मर के पास है ना, फार्मर के अलावा किसी के पास लैंड नहीं है। तो उन लोग में से 1% लोग ही ये सब कानून कायदा ये सब जानते हैं, क्योंकि वो लैंड उनको पुरखों से, उनके इनहेरिटेंस में मिली है, उनके बाप दादा के ज़माने की, उनके काफ़ी पुश्तों की ज़मीन वो उनको मिली है, डिवाइड डिवाइड होके। मतलब एक पर्सन का एक बड़ा लैंड होता था तो समझो उसके 2 बेटे हुए, मिस्टर ए मिस्टर बी, तो दोनों को हाफ हाफ हुआ। फिर मिस्टर ए के 4 बेटे हुए तो उन चारों में डिवाइड हुआ, मिस्टर बी के 3 बेटे हुए तो तीनों में डिवाइड हुआ। फिर उसकी बेटी हुई तो बेटी शादी करके गई, लेकिन उसका भी एक पार्ट है। तो वो ऐसे करते करते चला आ रहा है पीढ़ियों से। कितनी पीढ़ियों से वो चला आ रहा है कुछ पता नहीं, 100 मतलब 100 साल पहले की पीढ़ी होगी, 200 साल पहले की पीढ़ी होगी, लेकिन आज के तारीख में जो वो जिंदा होंगे, जितने भी उसके हेरी क्या बोलते हैं, हेयर्स, लीगल हेयर्स, वो सबके नाम उसमें होंगे। हो सकता है एक ज़मीन के जो कागजात होंगे उसमें 10 लोग के नाम होंगे, 15 लोग के नाम होंगे, 20 लोग के भी नाम होंगे, उसमें से कुछ लड़कियां होंगी वो शादी करके गई हैं,
तो उनके नाम होंगे, उनके बेटा बेटी के नाम होंगे, ऐसे करके बहुत बड़ा विस्तार का लोगों का नाम उसमें रहता है। जब आपको इसके आगे का स्टेप हम बताएंगे, तो कहने का मतलब ये है कि उनको इतना सारा नॉलेज नहीं रहता है, उनको पता ही नहीं रहता है कि मेरी ज़मीन दिखा के ये भाई साहब ने ऑलरेडी 50,000 1 लाख रुपया जमा करके रखा है, और वो एक जन से नहीं जमा करता है, वो दिन में 2 लोगों से 3 लोगों से 2 लोगों से 3 लोगों से जमा करते जा रहा है, अपना बैंक अकाउंट भरते जा रहा है। ठीक है, उससे मुझे कोई ये नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है, उसका अकाउंट भरना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। बट वो अकाउंट में से कितना पैसा फार्मर को मिला, इसके ऊपर आपका कोई वॉच नहीं है, आपके पास कोई सोर्स नहीं है वो जानने के लिए, क्योंकि फार्मर का और आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, आपका कांटेक्ट नंबर फार्मर के पास नहीं जाता है, फार्मर का कांटेक्ट नंबर आपके पास नहीं जाता है, आप उस विलेज में जाके उस फार्मर को ढूंढ भी नहीं सकते, किसको किसको पूछेंगे, क्योंकि कॉमन नाम, काफ़ी कॉमन नाम होते हैं, रमेश, राजेश, मारुति, ऐसे एक एक नाम के 10-10 लोग मिलेंगे। तो और वो गांव भी आप ढूंढेंगे कैसे, क्योंकि ज़मीन जहाँ पे होगी वहाँ पे गांव नहीं होगा, ज़मीन वहाँ पे होगी, उसका गांव वहाँ पे होगा। और कुछ कुछ लोग अपना गांव छोड़ के शहर में आ गए, तो शहर में भी किसी किसी की बिल्डिंग रीडेवलपमेंट हो गई, तो उसके आधार कार्ड में भी जो नाम लिखा होगा वो भी वहाँ पे नहीं मिलेगा, हम लोग जाके आए वो वहाँ पे नहीं है, वो चला गया विरार में, अब विरार इतना बड़ा है, कहाँ पे ढूंढेंगे, तो ये सब चीज़ें होती है, तो फार्मर को हम रीच आउट नहीं कर सकते, तो हमारे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि फार्मर से हम बात करें। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अमाउंट जमा होता है वो इन्हीं के पास रह जाता है। जब आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आप पीछे पड़ेंगे कि अभी मुझे रजिस्ट्रेशन करके दो मेरे नाम पे, तो सबसे पहला वो उनका पास क्या बहाना होता है, इनके पास ये बहाना होता है कि एक ज़मीन है कम से कम मिनिमम 16 गुंठा का, 16 या 18 गुंठा का आपको ज़मीन बेच सकते हो, उससे छोटा एरिया आप टुकड़ा नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं टुकड़ाबंदी कानून। टुकड़ाबंदी कानून का मतलब है कि 30 गुंठे की एक ज़मीन है तो उसके आप टुकड़े नहीं कर सकते, अगर आपको टुकड़ा करना है तो 2 टुकड़ा होगा, तो दोनों टुकड़ा 30 का 15-15 होगा, तो वो अलाउड नहीं है। कैसे? क्योंकि अगर 18 गुंठे का एक टुकड़ा करेंगे तो 30 में से बच गया 12 गुंठा, तो 12 गुंठा का टुकड़ा मान्य नहीं है। मीन्स कैसे भी अगर आपका ज़मीन का टुकड़ा करना है तो सारे टुकड़े 18 गुंठा से ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा कुछ तो कानून है, 16 या 18। तो इसका मतलब एक बंदा तो अकेला 16 गुंठा नहीं लेगा ना, एक अकेला बंदा, एक सामान्य मध्यम परिवार का बंदा 16-18 गुंठा तो अकेला नहीं लेगा, 2 जन मिलके भी नहीं ले पाएंगे, तो उसके लिए 1-1 हज़ार मतलब 1-1 गुंठा लेने वाले 18 लोग जमा करने पड़ेंगे। तो 18 लोग इनके पास जमा भी होंगे तो जरूरी नहीं कि सबको वही जमीन पसंद आई, 18 में से ऐसा होता है, समझो 18 लोग आ गए इनके पास, तो 18 में से 2 लोग सोचेंगे मैं ये गांव में लूंगा, बाकी के 2 लोग सोचेंगे मैं वो गांव में लूंगा, बाकी के 2 लोग सोचेंगे मैं वो, मुझे वो पसंद है, मुझे ये एरिया पसंद है, ये एरिया पसंद है, इतने सारे ऑप्शन है, सब एक ऑप्शन में सब एक जैसा सबका थिंकिंग हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो वो उनको जमा करते करते ही अगर जमा हो भी गए तो वो भी वो कुछ ना कुछ बहाना करके वो टाइम निकालेंगे, क्योंकि आपके पास उनके पास एक रीज़न है ना, वैलिड रीज़न है कि टुकड़ाबंदी कानून है, कुछ नहीं कर सकते, या तो आप पूरा एक टुकड़ा ले लो, जो जितना मिनिमम टुकड़ा अवेलेबल है 16 गुंठा 18 गुंठा, जो भी गुंठा एक टुकड़ा अवेलेबल है उतना ले लो, और छोटा जो ज़मीन होता है 2-3-4 गुंठे का वो तो अवेलेबल रहता नहीं, उसका तो प्राइस बहुत हाइक रहता है, तो वो लेके भी कुछ फ़ायदा नहीं है। अब हाँ, उतना आपके पास कैपेसिटी तो आप ले सकते हो। तो ये सब कारण से क्या होता है, रजिस्ट्रेशन सब पोस्टपोन हो जाता है। अब पोस्टपोन होते होते चलो आपने एक पेशेंस है आप में, 6 महीना आपने रुके, 7 महीना रुके, 10 महीना रुके, 12 महीना रुके, ऐसा करते करते 2 साल निकल गए। अब आपको टेंशन आने लगेगा कि 2 साल हो गया, मैंने पैसा दे के रखा है, मेरा नाम पे कुछ जमीन हो नहीं रहा है, तो आप उनके चक्कर काटेंगे ऑफिसों के, तो आपके जैसे 100 लोग और चक्कर काटेंगे ना, क्योंकि 2 साल में कितने दिन होते हैं, एक साल में 365 डेज, 2 साल में मोर देन 700 डेज। अब 700 डेज में से कम इन्होंने 70 क्लाइंट्स तो ऐसे पकड़े होंगे जिनके पैसे इनके पास जमा है, 70 क्लाइंट में से आधे भी पकड़ो तो 35 क्लाइंट्स तो कम से कम इनको फ़ोन करते होंगे, कुछ कुछ विजिट भी करते होंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, उनका जो ऑफिस रहता है वो रेंट पे रहता है, खुद का ऑफिस उनका किसी का रहता नहीं है, बहुत रेयरली उनका खुद का ऑफिस रहेगा, क्योंकि वो खुद जमीन का बिजनेस कर रहे हैं, तो वो ऑफिस में क्यों अपना पैसा लगाएंगे ना, जमीन में ही लगाएंगे। तो मोस्टली 99% लोग तो क्या होता है 11 मंथ्स के बाद या 6 मंथ्स के बाद वो अपना ऑफिस चेंज करके दूसरे जगह चले जाते हैं, और उनको लगता है कि
किसी से पैसा आने की शक्यता है, बस उसी को वो लोग कांटेक्ट करेंगे। मतलब 70 लोग में से वो 7 लोगों को ही कांटेक्ट करेंगे जिसका पैसा उनके पास आने का बाकी है। जो पैसा दे के बैठे हैं उनको वो कांटेक्ट करेंगे नहीं। अब ऐसे करते करते आपने उसका ढूंढा दूसरा ऑफिस, तो दूसरे ऑफिस में भी वो लोग बहानेबाजी करके आपको भगाते रहेंगे। आप फोन करते रहोगे, तीसरे ऑफिस में चले गए, तीसरे ऑफिस में से चौथे ऑफिस, ऐसे कितने ही लोग हैं जो 4-5 ऑफिस चेंज कर चुके हैं। आप उनका उनका पता करना। आप जब भी आप उनके ऑफिस में जाओगे तो वॉचमैन से या कहीं किसी से पता करना कि ये लोग यहाँ पे कितने सालों से हैं। बहुत ऐसे गिनी चुनी कंपनी है, बहुत मतलब 1% 2% कंपनी ऐसी हैं जो उस जगह पे सालों साल से अभी भी हैं। बट मैक्सिमम लोग आपको पता चलेगा कि ये 2 महीने पहले चालू हुआ है, 4 महीने पहले चालू हुआ है, 6 महीने पहले चालू है, या 11 महीने पहले भी चालू हुआ होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो कंटिन्यू आगे रहेगा, वहाँ पे वो दूसरी जगह चला जाएगा। तो ये आपको अपना काम धंधा छोड़ के इनके पीछे लगना पड़ेगा। चलो, इसमें भी आप अगर लकी हो तो आपका रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या प्रॉब्लम, तो मतलब आपको 2-3 साल का इसके अंदर पेशेंस आपके पास होना जरूरी है। तो इसमें अगर समझो आपका जो मिडल मैन है जिसने भी आपका रजिस्ट्रेशन किया है, उसने आपका पैसा अपने पास रख लिया है। अब आपका रजिस्ट्रेशन भी कर दिया। रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे जो फार्मर लोग होते हैं उनको वो लोग पोस्ट डेटेड चेक देते हैं। एक तो अगर आपके पास कुछ पेमेंट उनका बाकी है तो आपको बोलते हैं आप पोस्ट डेटेड चेक दो फार्मर को, या ताबड़तोड़ पेमेंट करो ऑनलाइन, या तो करंट डेट का चेक दो। और कुछ वो लोग अपना पोस्ट डेटेड चेक देते हैं। अगर उन्होंने वो पैसा डाइवर्ट कर दिया होगा तो उनका पोस्ट डेटेड चेक तो पास होगा नहीं कभी ज़िंदगी में। आपके पास सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट आएगा, वो भी ओरिजिनल नहीं आएगा, जेरॉक्स कॉपी आएगा। अब ओरिजिनल क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 18 लोगों ने मिलके एक रजिस्ट्रेशन किया है। मतलब परचेसर लोग 18 हैं, सेलर एक है। एक एग्जांपल पकड़ते हैं कि सेलर एक फार्मर है और 18 लोगों ने आपने परचेस किया है। तो 18 में से पहला वाला बोलेगा मैं ओरिजिनल रखता हूँ, दूसरा वाला बोलेगा मैं रखता हूँ ओरिजिनल। तो ओरिजिनल तो एक ही रहता है, तो बाकी सबको जेरॉक्स मिलता है। और ओरिजिनल किसी को नहीं मिलता है। ओरिजिनल वो मिडल मैन ही रख लेते हैं जो ऑफिस चलाते हैं। तो ओरिजिनल हमेशा उनके पास ही रहेगा, आपके पास सिर्फ जेरॉक्स है। अब जेरॉक्स के बेसिस पे आपको फाइट करना है। अब सपोज करो आपने अभी उस टाइम पे आपका फार्मर का और आपका मुलाकात हो गया, आपने पीडीसी वगैरह दे दिया। अब उसके बाद आपके नाम पे जमीन नहीं हो रही है, कैसे? वो रजिस्टर्ड जो डॉक्यूमेंट है उसमें सिर्फ ये लिखा जाता है कि इन्होंने आपको जमीन बेची है, आपने इनको पेमेंट किया है। लेकिन पेमेंट का जो प्रूफ होता है वो उसमें नहीं होता है। मतलब पीडीसी अगर नंबर होगा, पीडीसी का चेक नंबर और सो एंड सो, तो पीडीसी एक्चुअल में उनको पेमेंट मिल गया है कि नहीं मिल गया इसका कोई सबूत नहीं होता है। तो अगर उनका पीडीसी अटक गया, उनका पेमेंट अटक गया, वो चेक बाउंस हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि इतने सारे लोगों ने पीडीसी दिए हैं, उसमें से एक आधा भी चेक बाउंस हो गया, तो वो अल्टीमेटली जो जमीन ट्रांसफर करने का प्रोसीजर है वो नहीं करेगा। वो बोलेगा मुझे मेरा पेमेंट पहले चाहिए फिर मैं प्रोसीजर करूंगा। अब वो प्रोसीजर कौन सी होती है? जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है उसके साथ में एक फॉर्म लगाना पड़ता है। उस फॉर्म पे सारे बायर्स लोगों का और सेलर्स, अगर सेलर एक है तो एक, अगर 10 सेलर हैं मतलब उसके परिवार के 10 लोग हैं जिसका नाम जमीन में लिखा हुआ है, तो वो सारे लोगों के सिग्नेचर होंगे। उसके बाद वो पेपर्स कुछ गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे, सर्कल ऑफिस में जाएंगे, ऐसे घूमते 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 फाइनली एक कच्चा ड्राफ्ट तैयार होगा। वो कच्चा ड्राफ्ट उसको मराठी भाषा में चावड़ी बोलते हैं। चावड़ी मीन्स एक नोटिफिकेशन होता है जो कि कच्चा रहता है, मीन्स इट इज नॉट परमानेंट नोटिफिकेशन, एक कच्चा नोटिफिकेशन होता है। वो कच्चा नोटिफिकेशन ऑनलाइन में आपको दिखेगा। और उस कच्चे नोटिफिकेशन के ऊपर अगर किसी ने ऑब्जेक्शन लिया तो वो पक्का नहीं होगा, लेकिन अगर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया और कच्चा नोटिफिकेशन आ गया तो आफ्टर वेटिंग सम 40-45 डेज वो पक्का नोटिफिकेशन आ जाएगा। मतलब पक्का आपके 7/12 में प्रूफ में आपका नाम आ जाएगा। तो इतनी लंबी प्रोसेस है। तो मैंने आपको सारे इसमें ड्रॉबैक्स बता दिए कि आपके पास कितना पेशेंस होना चाहिए, आपके पास कितना बजट होना चाहिए। आपको अगर छोटे बजट वाले हो तो आपको क्या क्या सहन करना पड़ सकता है, आपको मेंटल टेंशन कितना लेना पड़ सकता है। अगर आपने दूसरों से पैसा उठा के डाला है और मतलब लोन लेके, या किसी के घर में अपना फ्यूचर प्लानिंग के लिए पैसा रखा होगा कि अपने बेटी का शादी करेंगे या अपने इसको फॉरेन भेजना है, एजुकेशन के लिए खर्चा करना है, तो वो सब पैसा अगर आपने इसमें डाला होगा तो आप ये मत सोचना कि मैंने ये पैसा डाला है मुझे इंक्रीज करके मिल जाएगा। इसके लिए आपको सालों साल वेट करना पड़ सकता है। हाँ, अगर सब कुछ सही हुआ, मतलब ऐसे चांसेस बहुत कम हैं, और आपके मतलब बहुत ही स्ट्रांग, अगर आपके क्या बोलते हैं,
आपके चांसेस अगर बहुत आपने मतलब बहुत सारा अच्छा काम किया और आपने रियली वो आपके नसीब, हाँ, अब अगर आप नसीब लेके आए हो प्रॉपर और आपका फ्यूचर में अगर ये सब सिक्योर हो गया, आपके 7/12 में नाम आ गया और वहाँ पे एक्चुअल में डेवलपमेंट चालू हो गया, तो कुछ सालों के वेटिंग पीरियड के बाद, मतलब हो सकता है 5-6 साल 10 साल के बाद आपको अच्छा खासा एप्रिसिएशन मिलेगा, उसकी शक्यता है। मैं नहीं ऐसा नहीं बोलूँगा, शक्यता है। बट अच्छे मिडलमैन, अच्छे फार्मर या अच्छे लोग मिलना मुश्किल है आज की तारीख में। आपको उसके लिए वो स्ट्रगल करना पड़ेगा। 100 में से 80 बेईमान हैं, 20 ईमानदार हैं। वो 20 ईमानदार हैं, उनको आप अगर आप ढूंढ पाते हो और या आपके नसीब में वो लिखे हैं और आपको मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो मुझे तो यही लगता है कि मैंने अभी तक जितने भी ऐसे ट्रांजेक्शन्स देखे हैं या किए हैं, उसमें से 80 to 90% लोग मुझे फ्रॉड मिले हैं। वो कहीं ना कहीं आपसे आपका पैसा हड़पने की चक्कर में है। 10% लोग जो हैं वो क्लियर हैं। और मतलब मैं किसी भी वो 10 लोगों की भी गारंटी नहीं दे सकता हूँ आज की तारीख में, क्योंकि 10% लोग भी उनके संजोग, उनके परिस्थिति कब चेंज हो जाए, कब क्या हो जाए और वो कब रफू चक्कर हो जाए, उसका कुछ गारंटी नहीं है। अगर झटके-पट अगर आपका हो जाता है, पेमेंट किया, इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन, इमीडिएटली सब कुछ, विद इन 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स मैक्सिमम अगर सब कुछ हो जाता है और आपके नाम पे 7/12 आ जाता है, मीन्स 7/12 आपके नाम पे आने का मतलब ये है कि ऑनलाइन में अगर आप उस जमीन का सर्वे नंबर डालते हो, विलेज डालते हो, सर्वे नंबर डालते हो और जो रिजल्ट आता है जमीन का, उसमें आपका नाम क्लियर मेंशन आ गया, दैट टाइम यू आर, अभी आपका मेंटली रिलीफ हो गया कि अगर आप अभी आप निश्चिंत होकर बैठ सकते हो कि आपका ये ज़मीन है पक्का और फ्यूचर में आपको ये अच्छा खासा एप्रिसिएशन दे सकता है। तो वो कैसे एप्रिसिएशन देगा, वहाँ पे डेवलपमेंट कैसे होगा, क्या होगा, वो तो सब आपको जाने के बाद समझ में आ ही जाएगा। बट फिर भी मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी समझाऊंगा, अच्छी तरह से समझाऊंगा कि इसका 7/12 मतलब कि ज़मीन का जो दाखला है उसमें आपका नाम आने के बाद का फ्यूचर क्या है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। सावधान रहिए, ये सब सौदे बहुत मगजमारी वाले हैं, बहुत स्ट्रेसफुल हैं। अगर आपको कंप्लीट नॉलेज है, सब कुछ आप अच्छे आदमी को पहचानना जानते हो, उसका कॉलर पकड़ना जानते हो, मतलब अगर भाग गया है तो आप उसके पीछे डिटेक्टिव लगाना जानते हो, आपके पास अच्छा खासा पॉलिटिकल या इन्फ्लुएंस है, सब कुछ है और अच्छा खासा बजट है, पेशेंस है मेन तो 10-15 सालों के लिए, तो आप इसमें कूदिए। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल आदमी हो मेरे जैसे तो इसमें इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। ओके, मैं ये इतना ही कहना चाहता हूँ। डेवलपमेंट होगा, ज़रूर होगा, बट इस डेवलपमेंट के चक्कर में बहुत लोगों के पैसे अटक गए हैं। थैंक यू, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।